हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कल के जो लेक्चर्स में क्वेश्चन ले रहे थे, क्वेश्चन नंबर अप टू 12 तक देखा था, इलास्टिसिटी के बारे में देख रहे थे और जो क्वेश्चन रह गए थे उसी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। एक स्टील वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन इज 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर स्ट्रेच बाई द सेम अमाउंट एज द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन इज 4 × 10⁻⁵ मीटर अंडर द गिवन लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग मॉडुलस। तो इसमें ऑफ द गिवन लोड यानी कि लोड भी यानी उसका इक्वल है। तो बेसिकली हम यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या जानते थे? यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यही ना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स बाई एरिया और यहां से डेल्टा एल बाई एल। तो कह रहा सेम अमाउंट से स्ट्रेच कर रहा है और उसका फोर्स यानी कि जो लोड है वो सेम है। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं क्या? यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील टू यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर। तो जब ये रेशियो करेंगे सेम तो ये दोनों तो बार बार कैंसिल होंगे। तो यहाँ से L ऑफ द स्टील अपॉन L ऑफ द कॉपर और रेसिप्रोकल होगा एरिया, तो एरिया ऑफ द कॉपर अपॉन एरिया ऑफ द स्टील, ऐसा। तो स्टील का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। कॉपर कितने हैं? 3 मीटर। तो 5/3 एरिया ऑफ द कॉपर इज 4 × 10⁻⁵ और इनका है कुछ 3 × 10⁻⁵। तो ये कैंसिल हो गए और 5 4 जा 20, 3 3 जा 90। तो 20:9 का रेशियो इनके यंग मॉडुलस का होगा। सिंपल था, गेटिंग पुटिंग था, उसका वैल्यू पुट करिए और निकाल लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे स्ट्रेस ऑफ 1 kg per millimeter square is applied to the wire of which the young modulus is 10⁻11. Find the percentage इंक्रीज इन द लेंथ। तो ठीक है, परसेंटेज ये लेंथ के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल है, लगता है बताया, लेकिन चलो फिर भी देख लो। स्ट्रेस कितना है इसका? यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस 1 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो वो ध्यान रखना होगा बच्चों आपको। तो 1 kg का मतलब इनका तो kg हो गया और g से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स में आ जाएगा, तो 10 हो गया और 10⁻⁻⁻6 हो जाएगा स्ट्रेस और डेल्टा L ओवर L। तो इसका परसेंटेज चाहिए, तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं क्या? डेल्टा L ओवर L 10⁻7 चला जाएगा ऊपर और यंग मॉडुलस नीचे से आ जाएगा 10⁻11। तो कितना आ जाएगा ये? 10⁻⁻4। तो डेल्टा L बाई एल का रेडीमेड वैल्यू आ गया। तो ये ट्रिक आपको इसमें करना था कि जो 1 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो kg को फोर्स में बदल लिया और एरिया जितना था मीटर स्क्वायर, तो उसको हम वहाँ से मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो डेल्टा L बाई एल का रेडीमेड वैल्यू है 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 इंटू 100 कर लेंगे तो 10⁻⁻2, तो 0.01% उसमें इंक्रीज इन द लेंथ होगा। तो ये तो इस पार्ट का है, तो सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2 exactly similar wire of the steel and copper are stretched by the equal forces. If the total elongation is 1 centimeter, find how much each of the wire elongated. ठीक है, तो सबका वो दे रखा है सीजीएस सिस्टम में ही, तो हम भी ऐसा कर लेते हैं कि तो उसमें कह रहा कि टोटल इलॉन्गेशन मतलब कि डेल्टा L ऑफ द स्टील प्लस डेल्टा L ऑफ द कॉपर, इन दोनों का है 1 सेंटीमीटर। अभी यंग मॉडुलस इक्वल टू हम अभी देख रहे थे कि फोर्स बाई एरिया इंटू डेल्टा L ओवर L, तो L ऊपर चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि उन दोनों का तो
टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर है, तो सिमिलर वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ इक्वल होगा और इक्वल फोर्स भी है, ऐसा ही बोला। तो ये तो फोर्स और एरिया सिमिलर वायर है क्योंकि उसने सेम फोर्स से बता रहा है कि इक्वल फोर्स, स्ट्रेच बाई इक्वल फोर्स, तो फोर्स तो इक्वल होगा और सिमिलर है तो लेंथ भी वहाँ से इक्वल होगा। तो इसमें अगर डेल्टा एल का वैल्यू देखा जाए, डेल्टा एल इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग बाउंडलेस, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, इस रेशियो में। सो कॉपर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻11 यूनिट, तो रेशियो करना है तो दोनों का सेम यूनिट है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 20 इंटू 10⁻11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 3/5, ठीक है। तो डेल्टा एस का जब वैल्यू अगर हम देखें तो कितना जाएगा, कोई सा भी एक रिप्लेस कर दीजिए स्टील का, तो 3/5 ऑफ द डेल्टा यू सी यू कॉपर, तो इसका वैल्यू यहाँ रख लिया जाए तो कितना आ गया 3/5 डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा ए कॉपर इक्वल टू 1। तो वहाँ से 1 प्लस 3/5 कितना हो गया 8/5, इक्वल टू 1। तो डेल्टा एल कॉपर इक्वल टू 5/8, तो 8/7 जा 8/6 जा 8/5 का मतलब 6.25 आ जाएगा, ऐसे 8/6 जा 48, 2 जा 16 एंड 5, तो कॉपर का तो इतना हो गया 0.625, तो स्टील का कितना हो जाएगा उसका 3/5, तो 125 इंटू 3 तो 0.37 0.375 सेंटीमीटर। तो समझ में आया बच्चों कि इसका दोनों का सम कितना है 1 सेंटीमीटर, और एक दूसरे में रिलेशन वहाँ से लेकर आगे उन दोनों का उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन यंग मॉडुलस गिवन था, तो उन दोनों का रेशियो से आ गया और उससे हम लीनियर इक्वेशन टाइप पुट करके उसको फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा कि 2 पैरेलल स्टील वायर ए एंड बी द फिक्स्ड इन द रिजिड सपोर्ट एट द अपर एंड्स and subjected to the same load of the lower end. The length of the wires are in the ratio 4:5. The radii are in the ratio 4:3. The increase in the length of the wire is 1 millimeter. Calculate the increase in the length of the wire B. तो देखिए वे वैसा ही है, 2 पैरेलल वायर है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग कर दिया। इस तरह का वायर कुछ है, लोड एट द लोअर एंड सेम है दोनों में। The length of the wire are in the ratio, तो A और B बोला है ना, तो L और A और B कर लेते हैं तो 4/3 हो जाएगा, एंड रेडियाई 4:3 है, तो एरिया कितना हो जाएगा A ऑफ A अपॉन A ऑफ B, तो उसका स्क्वायर का, क्योंकि उसका रेडियाई πr², तो एरिया का कितना हो जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, 16/9, तो 16/9 ऐसा। तो फिर से वही काम करेंगे जैसा अभी किया था कि यंग मॉडुलस टू स्टील, इस पर क्या किया कि यंग मॉडुलस को सेम कर दिया। यंग मॉडुलस इक्वल टू फोर्स लेंथ एरिया डेल्टा एल, यंग मॉडुलस फोर्स और इन दोनों को रखा है, तो डेल्टा एल ओवर ए ओवर डेल्टा एल ओवर बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा L/A इंटू A/B इंटू A/A, इस तरह का। तो L/A का वैल्यू 4/3 हो गया, और यहाँ से B/A का वैल्यू 9/16, तो कितना आ गया 3/4, ये देखिए 4/4 जो, और वहाँ से 3/4 आ गया। तो उसमें हाँ, तो फिर ठीक है, उसमें अगर A 1 मिलीमीटर है तो B कितना होगा, तो और सिंपल आ गया इक्वल टू 3/4, तो डेल्टा LB यहाँ से ऐसे मार्क से दिखा दे रहा हूँ कि आपको
इस रिलेशन से डेल्टा एल बी का वैल्यू 4/3 इंटू डेल्टा एल बाई ए, 4/3 इंटू डेल्टा एल ए, तो उसका कितना गिवन है 1 मिलीमीटर, तो 4/3 इंटू 1 तो कितना हो गया 1.33 mm। तो समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर ऑफ द इक्वल क्रॉस सेक्शन बट वन मेड ऑफ द स्टील अनदर मेड ऑफ द copper and joined to the end to end. When the combination is kept under the tension, the elongation in the two wire is found to be equal. Given that the Young modulus of the steel is this and this, find a ratio between the length of the steel and copper wire. ठीक है, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू कितना होता है बच्चों, F बाई एल, ऐसे F बाई ए बोलना चाह रहा था, ए इंटू डेल्टा एल। तो इसमें क्या बोला, एलोंगनेशन सेम है और इक्वल क्रॉस सेक्शन combined a copper and joined end to end. The elongation in the two wires is found to be equal. Delta L तो equal था ही, फिर कह रहा है कि given that this and ratio between the length, the wire equal cross section, one made is the steel, another is the copper, joined end to end when the combination is kept under the tension. ठीक है, तो kept under in tension का मतलब कि उन दोनों में सेम तरह का उसमें लग रहा है फोर्स। तो ये तो सिंपल हो गया बहुत। तो यहाँ से जिसका भी आपको चाहिए स्टील बाई कॉपर, तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरीके से, और यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर, तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है 2 × 10⁻11, और यहाँ से कितने हैं 1.1 × 10⁻11, तो दोनों कैंसिल होंगे, तो उसके बाद कितना हो जाएगा 20/11, और आप कुछ कर भी नहीं सकते इससे ज़्यादा। तो ये इसका होगा रेशियो 20/11। तो बहुत सिंपल था। देखिए, तो इसमें आपको इस तरह क्वेश्चन में इसलिए वैसा बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में जाके बस जाए। मतलब क्वेश्चन जैसे है, आपको क्वेश्चन तो जैसे बड़ा है, तो यानी कि क्वेश्चन देखकर डर लग जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला लगना है और सिंपल 2 स्टेप का आंसर है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। कर रहे लिफ्ट इज टाइड विद द थिक आयरन वायर्स एंड मास 1000 kg if the maximum acceleration of lift is 1.2 meter per second and the maximum stress is 1.4 × 10 पर न्यूटन पर मीटर। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, होम पता नहीं कहाँ से लिख दिया। फाइंड अ मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड अ मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर। तो पहले तो ऐसा समझ लीजिए कि T माइनस mg इक्वल टू ma, ऐसा होगा लिफ्ट अगर इस तरह का है, यहाँ से बंधा हुआ है और ऐसा ए जा रहा है ए से, तो यही होगा T माइनस mg इक्वल टू ma, तो T इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, ऐसा। तो मास कितना है इसका 1200, 1000 ही है, चलिए और आसान हो गया। जी 9.8 और ए का वैल्यू कितना बोल रखा है 1.2 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो 1.2, तो इनका वैल्यू आ गया बच्चों ये 9.2 प्लस 1.2, तो ऑब्वियसली 11 है, तो 1.1 इंटू 10⁻4 न्यूटन आ जाएगा। अब मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कह रहा है, स्ट्रेस इक्वल टू इस केस में कितना होगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेस टूटे ना, तो टेंशन बाई एरिया, तो एरिया मतलब उसमें डायमीटर चाहिए कुछ इस तरह का, तो टेंशन हमारा है 1.1 × 10⁻4, स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 1.4 × 10⁻8, यहाँ से करेंगे तो πr², तो और ये 10⁻⁻4 ऐसे लिख लीजिए, 11/14 7/22, ये पाई को उधर भेज दे तो ऐसा होगा, और r को भी हटाकर स्क्वायर रूट कर ले तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो 2 और 2 तो बाहर होकर ये हाफ निकल गया, ये जरूर एडवांस वाले में होगा तभी इतना आसानी से दे दिया कैलकुलेशन। 10⁻⁻2 तो r हो गया, और भी आसान निकल गया है कि 2 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻2 मीटर, क्योंकि सब m के सिस्टम में ले रखे हैं, तो डायमीटर इक्वल टू कितना हो गया
0.01 मीटर, क्योंकि डायमीटर ही पूछा था ना, मिनिमम डायमीटर। तो ये बात आपको समझ में आया कि अगर टेंशन उससे जा रहा हो और फिर उसके बाद कितना ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ द मेटल वायर इज L1 एंड द टेंशन इज T1 एंड T2। द टेंशन the length of the metal wire is L1 when the tension is T1 and L2 होना चाहिए यहाँ पे when the tension is T2। find the original length of the wire। तो सेम लेंथ मेटल वायर के लिए बोल रहा है कि मतलब एक वायर है इस तरह का, इसमें टेंशन T1 है तो उस समय L1 है, इस समय इसका टेंशन T2 है तो L2 है, ओरिजिनली L रहा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि अगर लेट द ओरिजिनल लेंथ बी L, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल्टा L कितना हो गया, L माइनस L1, सॉरी L1 माइनस L, और डेल्टा L2 कितना हो जाएगा यहाँ से L2 माइनस L, यही ना। अब इसमें अगर रखेंगे यंग मॉडुलस इक्वल टू टेंशन T1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा A, क्योंकि सेम लेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो लेंथ ओरिजिनली L है। अब इसके बाद डेल्टा L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L1 माइनस L, ठीक। और सेम यंग मॉडुलस वो भी है T2 इंटू L A L2 माइनस L, ऐसा। तो A बाई L ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो T1 L2 माइनस L इक्वल टू T2 L1 माइनस L। इन सबों को मल्टीप्लाई करें तो T1 L2 माइनस T1 L इक्वल टू L, ऐसा। L को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, और यहाँ से L इक्वल टू, तो T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1, ये आपका मिल जाएगा। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव में भी होगा, किसी मेंस वेंस में आया हुआ है ऐसा, शायद ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव में भी एक है। तो ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका लेंथ कितना होगा अगर T1 T2 से अगर ऐसा कर रहे हैं तो T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या रखिए, मेटल बार ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज readily clamped between the two walls, the Young modulus is the material Y and the coefficient of linear expansion is A। अच्छा, ये नहीं, अल्फा होता है ऐसे, अल्फा। द बार इज हीटेड सो दैट इट्स द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई डेल्टा T। फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड एट द एंड ऑफ द बार। तो पहले बना लेते हैं कि मेटल बार है कुछ इस तरह का हो रहा है, और यहाँ से अगर हीट देना स्टार्ट किया तो इसमें एलोंगनेशन होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। तो जब एक्स्ट्रा ये बढ़ेगा तो वॉल भी इधर से फोर्स लगाएगा, इधर ये बढ़ेगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, तो वही वाला फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले जो इसमें एलोंगनेशन आएगा वो बता देता हूँ। आप थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे इसके बारे में कि डेल्टा L इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा T, ये चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, ये होता है थर्मल एक्सपेंशन के लिए। मतलब एरिया वाइज भी होता है, गामा वाइज भी होता है। कल एक क्वेश्चन हमने जो देखा था उसमें डेल्टा A था या डेल्टा V था, तो वहाँ पर V इंटू गामा टाइम्स इंटू डेल्टा T। इसके बारे में और बताऊंगा जब आपको थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट करूंगा। तो अभी डेल्टा L का वैल्यू आ गया, तो हमारे लिए क्या है यहाँ से कि डेल्टा L बाई L का रेडीमेड वैल्यू आ गया, अल्फा इंटू डेल्टा T, ये चीज़, ठीक है। तो डेल्टा L बाई L का अल्फा इंटू डेल्टा T आ गया। तो
बाकी का हम काम आसानी से कर सकते हैं क्या? उसमें हमसे पूछा क्या, फाइंड द फोर्स। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू हम स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जानते हैं, तो स्ट्रेस हमारा वही तो फोर्स चाहिए, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और वहाँ का एरिया कुछ ए दिया होगा, मस्ट भी, हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। तो ये हो गया ये, और इसमें स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का जो वैल्यू है, या सिंपली मैं इसको स्ट्रेन लिख ही देता हूँ, तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स अपॉन ए, ठीक है, तो वैसा ही आ भी रहा है तो क्या कर सकते हैं, ए इंटू, मुझे लगा कुछ अपॉन अपॉन में आएगा क्या, इस यंग मॉडुलस, इन सबों का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यही मिलेगा। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, यंग मॉडुलस टाइम ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इतना फोर्स उसके साइड वॉल से लगा रहा होगा, यहाँ पर ये वॉल था और मेटल वार उस दो साइड वॉल से चिपका, मतलब था अटैच कैसे भी, इसको जब हीट कर रहे थे तो इसमें एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होगा तो उधर जाएगा, मतलब कि समथिंग फोर्स लगाएगा, तो बदले में क्या करेगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो जब ये फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा, तो इतना लगाएगा। तो ये बात समझ में आया तो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि रॉड ऑफ लेंथ 1.05 हैविंग द नेग्लेजिबल मास इज सपोर्टेड एट द इट्स एंड ऑफ द टू वायर्स स्टील एंड एल्युमिनियम इज इक्वल लेंथ एज द सोन इन अ फिगर तो है नहीं, मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ पहले। अच्छा चलो फिर से कर लेते हैं कि रॉड ऑफ लेंथ 1.05 हैविंग द नेग्लेजिबल मास इज सपोर्टेड टू इट्स एंड बाय द टू वायर्स ऑफ द स्टील और वायर भी एल्युमिनियम। तो ये कुछ इस तरह से हैंग किया है, इस तरह का एक कोई मेटल टाइप का होगा, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो वायर ए है, ये वायर बी है, वायर ए इज आवर स्टील है और उसका एल्युमिनियम का है, तो और उसका लेंथ है 1.05। और आगे क्या कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर और उसका 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो A1 इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर और A2 इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरह का। At what point along the rod should be the mass m is suspended in order to produce the equal stress? तो मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर पुट कर रहे हैं कि इक्वल स्ट्रेस करें, तो ये लगता है ऐसा क्वेश्चन तो कल भी देखा था पिछले क्लास में। चलो ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं कि 1.05 का है तो इधर से x हो जाएगा, तो इधर से 1.05 माइनस एक्स हो जाएगा, यही होगा ना बच्चों। इधर से x होगा तो उधर से कितना होगा, 1.05x होगा, और इसमें दो ऊपर से टेंशन T1 होगा। तो इसका की थिंग क्या था कि टेकिंग टॉर्क अबाउट जहां से इसको हैंग किया गया है, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ए ओ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, T1 इंटू एक्स इक्वल टू T2 इंटू 1.05 माइनस एक्स, इस तरह का। तो T1 बाई T2 का जो वैल्यू होगा 1.05 माइनस एक्स ओवर एक्स, इस तरह का होगा क्या। अब बात यह है कि T1 T2 को निकाला कैसे जाए, तो उसमें बोला है इक्वल स्ट्रेस, तो टॉर्क लेकर तो उसका रिलेशन ले लिया हमने, T1 और T2 का x के साथ होगा, और x का ही वैल्यू हमें बताना है, तो उसके लिए हमें T1 और T2 के बारे में चाहिए। तो इक्वल स्ट्रेस इसका क्या मतलब है, तो यहाँ से T1 बाई A1 इक्वल टू T2 बाई A2, तो T1 बाई T2 कितना आ जाएगा, A1 बाई A2, A1 बाई A2 इक्वल टू 1/2, ऐसा T1 बाई T2 इक्वल टू 1/2। तो इसका वैल्यू अगर 1/2 अगर पुट करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2.1 माइनस 2x इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 0.7 है ना, क्योंकि 2x उधर जाएगा, 3x अपॉन
3x इक्वल 2.1, x इक्वल टू 0.7, तो x इक्वल टू 0.7 होगा T1 के साइड से, या T1 जो आपका है स्टील के साइड से, तो वैसे होगा। अब दूसरे पार्ट में बोलेगा स्ट्रेन बताओ, तो ये तो फिक्स रहेगा, ये जो एक्सप्रेशन है। दूसरा, अगर T1/T2 का वैल्यू अगर इक्वल स्ट्रेस था तो A1/A2 हो रहा था। अगर स्ट्रेन इक्वल होगा तब उस केस में क्या होगा? इक्वल स्ट्रेन अगर होगा तो यंग मॉडुलस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इंटू डेल्टा L ओवर L। तो स्ट्रेन को ही हम इसको ऐसा कर लेते हैं, तो फोर्स बाय एरिया इंटू यंग मॉडुलस, ऐसा। अगर इक्वल होगा तो स्ट्रेन इक्वल होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं T1/A1 इंटू Y1 इक्वल टू T2/A2 इंटू Y2, इस तरह का होगा स्ट्रेन, मतलब कि इक्वल होगा। तो अगर एक के लिए T1/A1 Y1 होगा तो दूसरे के लिए भी होगा। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दें तो T1/T2 का वैल्यू कितना जाएगा? ये कुछ A1 उधर चला जाएगा, A1/A2, और यहाँ से Y1/Y2। तो A1 था 1 मिलीमीटर स्क्वायर और A2 था 2 मिलीमीटर स्क्वायर, शायद ऐसा था। 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर। और ये चाहते हैं कि आपको कॉपर और स्टील और एल्युमिनियम का वैल्यू पता हो। तो किसी में देखते हैं, पीछे क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है लेकिन अभी नहीं दिया है। कॉपर का तो वैल्यू हमने, स्टील का तो वैल्यू पता होता है 2 × 10⁻11। कॉपर का बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा मिल रहा है। 1/2 तो चलो ये हो गया, और यहाँ से 2 × 10⁻11 और उसका 1 ही मान लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, मतलब 2 × 10⁻11 है और इनका 1 × 10⁻11, ऐसा मान लेते हैं। तो T1/T2 का वैल्यू, अब वो रेशियो जितना दिया रहता है उसका यंग मॉडुलस, तो उसका वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर आता। तो इस केस में T1 T2 आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1.05। अगर इन केस 2 में, तो इसमें रेशियो 1 हो गया, तो 1.05 माइनस x इक्वल टू x, सो x इक्वल टू 1.05/2, तो 0.5 तो 2.5, मतलब इसमें 0.525 इतना मीटर उससे फ्रॉम इससे x पॉइंट से होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड क्यूब इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज द शॉर्टेंड बाई 1%। फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी नहीं, ये तो सिंपल वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है। तो हम क्या जानते थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए कि आपका बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर, मतलब स्ट्रेस होता था, और डेल्टा V/V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही पूछा जा रहा है, तो डेल्टा V/V का रेडीमेड वैल्यू कितना हो जाएगा? P/बीटा। तो प्रेशर कितना डाल रहा है? 5 × 10⁵ ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस भी इसको चाहिए ही चाहिए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए। अच्छा, तो उसमें बोल रहा है कि शॉर्टेन बाई 1%। तो देखो, तो इसको हम एरर वगैरह में जो पढ़े थे ना, उससे काम हो जाएगा। पहले तो बोला क्यूब है, तो इसका लेंथ कितना होगा? L क्यूब।
तो हम ये जानते थे ना डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ओवर एल। वो सब करोगे 1% और इसमें फंस भी जाते हैं और उसका कैलकुलेशन लेंदी सा भी हो जाएगा, तो आपको रिजॉल्व करने में आसान नहीं हो, मतलब दिक्कत आएगा। तो सबसे बढ़िया यह है कि डेल्टा वी ओवर वी इस एल वी इक्वल टू एल क्यूब है, उसका एरर फॉर्म लिख लें, डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ओवर एल। तो इसमें डेल्टा एल ओवर एल और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी का वैल्यू दे रखा है ना, जो ये 1% दे रखा है, उसमें इसका वैल्यू क्या दे रखा है कि डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100 इक्वल टू 1। तो यहाँ से डेल्टा वी ओवर वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/100, तो मतलब 0.03। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, तो दिस मच 0.03। अब आते हैं इसके बल्क मॉडुलस में, तो ठीक है यहाँ से 0.03 आपको ये पता चल ही गया। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 10⁻5 और 2 7 ऐसा होगा। ये 0.03 को इधर डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻2 तो ऊपर गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको कि 1.67 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो of the material of a wire whose the volume remain constant under the external normal stress। तो डिटरमाइन द पॉइजन ऑफ द वायर, तो वायर इस तरह का है, तो पॉइजन रेशियो याद है आपको, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो को ऐसा दिखाते थे डेल्टा डी ओवर डी, मतलब कि खींचने के बाद कोई वायर कुछ इस तरह का थीनर तो जरूर होगा ना, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज होगा, तो उसी के लिए चेंज इन डायमीटर माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल ओवर एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमें इसके खोज में जाना है और इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए समझ लें और इसका वायर का लेंथ सपोज एल है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए इंटू एल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यही होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों उसका पाई आर स्क्वायर, तो आप डी स्क्वायर बाई 4 कह सकते हैं, और इंटू एल तो होगा ही होगा। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे एरर से पिछले वाले क्वेश्चन को निपटाएं, तो वैसे ही यहाँ पे भी किया जा सकता है, मतलब डायमीटर और लेंथ में रिलेशन आएगा तो कुछ यहाँ समथिंग बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ से डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू, ये पाई/4 को तो हटा लीजिए, कांस्टेंट है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी ओवर डी प्लस डेल्टा एल ओवर एल। बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है क्या? इसमें तो कांस्टेंट है, तो ये चीज़ कांस्टेंट है, तो ये दैट वैल्यू इज गोइंग टू 0, ये 0 होगा। अब इमेजिन करिए कि डेल्टा डी बाई और डेल्टा एल उधर जाएगा और इसके बाद इसको इधर लेकर आना होगा। तो जब आप इसको इस साइड में भेजेंगे तो माइनस डेल्टा एल बाई एल, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस को भी उधर कर लीजिए और 2 को इधर भेज दीजिए, तो कुछ इस तरह का स्थिति आएगा। तो यहाँ से 1/2 होगा क्या, तो पॉइजन्स रेशियो हमारा मिल गया। इसको जो विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं बच्चे उनके लिए देख लीजिए, 2 डेल्टा डी ओवर डी इक्वल टू माइनस डेल्टा एल ओवर एल ऐसा। अब इसको डेल्टा डी ओवर डी अपॉन डेल्टा एल ओवर एल इक्वल टू 1/2, ये माइनस है तो यहाँ पर ऐसा लगा लें, क्योंकि इसी यही चाहिए था, तो हाफ आ गया। तो पॉइजन्स रेशियो इस केस में कितना आ गया बच्चों, हाफ, 1/2। तो ये बात समझ में आया क्या? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा कि ट्रिकी कि कैसे इसमें अप्लाई करें। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि वन एंड ऑफ द नाइलॉन रोप इज द लेंथ 4.5 मीटर एंड डायमीटर इज 6 मिलीमीटर इज फिक्स्ड एट द फ्री लेम। द मंकी इज द weighing 100 Newton jumps to the catch the free end and stay there and find the elongation of the rope and the corresponding change in the diameter. Given young modulus of the nylon and Poisson's ratio is this. तो मान लीजिए कि एक रस्सी है ऐसा, और आजकल के जो हमारे हीरो हैं स्टंट जो लगाते हैं, तो कुछ मंकी से ही प्रेरणा लिए होंगे। तो मंकी ने जंप मारा यहाँ पर
ऐसा, और वहीं पर स्टे कर गया। तो इसके जंप मारने से क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ एलोंगनेशन होगा, से डेल्टा एल ऐसा, और उसका लेंथ कुछ भी रहा होगा एल। तो हम यहाँ से यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या जानते हैं बच्चों, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, इस तरह का। तो हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द एलोंगनेशन ऑफ द रोप, ठीक है। तो स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस बाई, तो मंकी का वेट कितना है 100 न्यूटन, तो फोर्स तो उतना ही लगाएगा बेचारा जितना कहा, झूल ही गया है तो mg जितना होगा ना, इससे झूल गया है तो mg नीचे की तरफ होगा, तो वही टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा या खींच रहा होगा। तो फोर्स 100 न्यूटन, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर 6 मिलीमीटर है वहाँ पर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, 3 मिलीमीटर होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्ट्रेस आ गया। और यंग मॉडुलस इज 4.8 इंटू 10⁻11 ऐसा। तो और स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाता है, डेल्टा एल बाई एल, तो यहीं लिख लेते हैं 4.5। तो यहाँ से 9 5 जा 45 या 0.5 कर लेते हैं, तो 100 ऊपर ही जाएगा, तो 96। तो कुल मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स जैसा सिचुएशन मिलेगा। आने को तो आ रहा है, ये 10⁻, यहाँ से देखिए ये -6, ये 5 हो गया, 2 है तो 10⁻3, -3 ऊपर बचेगा, नीचे में पाई, और यहाँ से 0.5 हुआ तो 96 ऐसा। डेल्टा एल का वैल्यू तो बच्चों ये आ गया, तो अब अपना अंदाज़ा लगाते रहना यहाँ से कि कितना हुआ है, ठीक है। इतना मीटर कह लीजिए, अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो 1/96 इंटू 10⁻³ अब उसके बाद नायलॉन का जो उसका पॉइजन रेशियो कितना गिवन है, 0.2। तो डायमीटर में कुछ हलचल मांग रहा है कि डायमीटर के लिए बता दो, उसमें कितना चेंज होगा, डेल्टा डी ओवर डी ओवर डेल्टा एल ओवर एल। तो यहाँ से ये आपका डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू अगर चाहिए तो लिख लेते हैं, एल यहाँ से कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा वापस, जो कैंसिल हुआ था, क्योंकि हमें स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल का रेडीमेड वैल्यू चाहिए। तो उसमें आप करेंगे तो डेल्टा वो चेंज इन डायमीटर ही मांगा है, तो डायमीटर इक्वल टू अपॉन डी, 0.2 इंटू दिस मच इंटू डेल्टा एल ओवर एल हो जाएगा, और फिर चेंज इन डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायमीटर 6 मिलीमीटर था, तो इसको 6 मिलीमीटर में ही रखते हैं, तो पूरा उसी में आएगा, तो मिलीमीटर में ही आएगा, तो 6 मिलीमीटर इंटू 0.2, तो कितना हो गया 12, तो 1.2 मिलीमीटर, और बाकी का डेल्टा एल ओवर एल। अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उठा के वैल्यू रख दीजिएगा, तो उसका भी वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं कि वो समय लगेगा और फिर आएगा भी नहीं, तो अभी क्योंकि मुझे तो उस तरह से करना नहीं है, रिजॉल्व ऐसा करे और फिर वो निकाल दें, तो इसीलिए तो आप कैलकुलेशन तो आपको करना है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 29 कह रहा कि मटेरियल हैज़ द पॉइजन्स रेशियो 0.5, द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द सफर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 2 इंटू 10⁻³ व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, कमाल का है, ये कमाल का है कि डेटा वाइज अच्छा है, इस तरह का आपको मिलेंगे। तो पॉइजन्स रेशियो 0.5, तो डेल्टा डी ओवर डी, निगेटिव ऑफ कोर्स होता है लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा, अपॉन डेल्टा एल बाई एल। तो इसका रेडीमेड वैल्यू दे रखा है इस बार, डेल्टा एल ओवर एल इंटू 0.5 इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डी, डिक्रीज ही करेगा वॉल्यूम, तभी वो मांगा है। तो यहाँ से इसका लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू
0.5, तो कितना हो जाएगा डेल्टा डी ओवर डी का वैल्यू 10⁻³ 2 × 0.5, तो ये डायमीटर का होगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से हम, तो जो डायमीटर का रेशियो होगा उसके उसमें, तो वही उसके रेडियस का भी ये होगा डेल्टा आर ओवर आर, ऐसा बिल्कुल ना। जो डायमीटर का होगा, क्योंकि जिस हिसाब से डायमीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू है केवल कि d = 2r, तो अगर 2 से करेंगे तो सेम वही मिल जाएगा, या d/2 कर देंगे तो ये तो आपका मिल के आ गया रेडियस के लिए। अब उसके बाद अगर हमें उसका वॉल्यूम के लिए निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है उसमें 4/3 πr³, तो इसमें डेल्टा v ओवर v इंटू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r ओवर r, बाकी का तो ये इसको हटा सकते हैं वहाँ से, ऐसा है ना। तो डेल्टा r/r का वैल्यू कितना है 10⁻³ तो 3 टाइम्स इंटू 10⁻³ डेल्टा v/v, तो डेल्टा v ओवर v इंटू 100 अगर करेंगे तो 3 × 10⁻⁻1%, यानी कि 0.3%। तो कितना आसानी से इसमें आपको यहाँ से मिल गया पॉइजन्स रेशियो से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं देखिए, इसमें क्या करा कि वायर एलोंगनेटेड बाई L millimeter when the load is the hanged from it. If the wire is goes over the pulley and the two weights W each, which लिख दिया है ऐसा नहीं, W each are hung at the two ends. The elongation of the wire will be, देखिए पहले क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक ऐसा कोई वायर है और उसका लेंथ L होगा, और इसमें जब W कर रहा है तो उसके चलते एलोंगनेटेड बाई L मिलीमीटर, ठीक है। मतलब एलोंगनेशन का वैल्यू दे रखा है तो इसको कैपिटल L मान लेते हैं। तो इसमें जो एलोंगनेशन का वैल्यू डेल्टा L का वैल्यू है वो कुछ L mm है। अब क्या कर रहा है बच्चों, सेम वायर को उठाकर इसमें पुली में डाल दिया, एडवुड मशीन जैसे वाले में ये ऐसे पास हो रहा है, और फिर W है। तो ऐसा नहीं कि वो L अलग आ गया उसी को, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सब उसमें कैपिटल L/2 कैपिटल L/2। अगर मान लेते हैं कि लेंथ L होगा तो कुछ ऐसा होगा। तो इसमें जो आप एलोंगनेशन देखेंगे डेल्टा L का, अच्छा इसमें एलोंगनेशन आपको देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा L का जो वैल्यू है या जो L आया है उसमें W क्रॉस सेक्शनल एरिया A और कैपिटल L और यंग मॉडुलस इसका वैल्यू है। तो इसमें अगर डेल्टा L पहले वाले में अगर देखेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा L/2 एक वायर में, तो W तो उतना ही है अपॉन एरिया, फिर उसके बाद यंग मॉडुलस इंटू कैपिटल L/2 ऐसा, और सिमिलरली उसमें भी इतना ही होगा डेल्टा L2 भी दूसरे वाले वायर में, क्योंकि एग्जैक्टली W से वो भी है और सेम वायर होगा और L/2 है। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 तो आपको मतलब यहाँ पर केवल 2 फैक्टर्स है ना, 2 बार आना ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ W L AY इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L का वैल्यू आ गया क्या, यानी कि तब भी उसका स्ट्रेच उतना ही होगा, तो उसका आंसर कितना होगा L। अगर उसको दो साइड से अगर डबल वेट के भी लीक करते हैं तभी उतना ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ ही हाफ हो गया, लेंथ हाफ हो गया तो उसमें एलोंगनेशन भी उसका उसी हिसाब से ऐड अप होगा। ये बात समझ में आया, ठीक है। देखिए, अ वायर इज फिक्स्ड एट द अपर एंड
upper end stretched by the length L by applying a force F. The work done in the stretch is a wire is fixed at the upper end and stretched by, देखिए तो सबसे बढ़िया है इसका तरीका, ये तो आपको बताया भी था उस समय कि यहाँ से F इसमें कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसके चलते कुछ एलोंगनेट हो रहा है, स्ट्रेच बाय द लेंथ L। तो वर्क के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फोर्स इंटू डी एक्स, यही ना। तो ए वाला फोर्स कौन सा है, ये एग्जैक्ट इसके लिए नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है, तो आप इसको, और यहाँ पर 0 है, तो एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा 0 प्लस एफ बाई टू, तो एफ बाई टू हो जाएगा, और लेंथ कितना हुआ L, बोल ही रहा है dx, तो L वैल्यू होगा तो FL बाई टू, तो सिंपल हो गया FL बाई टू। वर्क डन इन द दैट वायर इज FL बाई टू। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द वन ऑफ इट्स एंड इज स्ट्रेच बाय द अटेंडिंग द वेट ऑफ 200 न्यूटन at the lower end, the weight is stretched by the 1 millimeter. Then the elastic energy stored in the wire is, तो ठीक है, देखिए ये तो फिर वैसा उसी पर आ गया क्या, इट्स एंड इज स्ट्रेच बाय द अटैचिंग टू द वेट 200 न्यूटन। इसमें 200 न्यूटन का है, तो उसके चलते थोड़ा सा एलोंगनेट कर रहा है, और उसका एलोंगनेशन बोल रखा है 1 मिलीमीटर। तो अभी वर्क के लिए देखा ही 1/2 इंटू एफ इंटू 1 मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ तो 1/2 इंटू 200 इंटू 10⁻³ ये हो जाएंगे 100, तो 0.1 जूल, तो ये आ गया, तो उसी का एक्सटेंशन होगा। तो बस समझ में आया। देखिए कह रहा कि इफ S इज द स्ट्रेस एंड Y इज यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज, अच्छा ये भी अभी हम क्या जानते थे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ऐसा। तो उसमें पूछ रहा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही चाहिए, तो स्मॉल u इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो 1/2 स्ट्रेस S है और यंग मॉडुलस इतना है, तो वो यंग मॉडुलस इक्वल टू हम जानते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस, तो यहाँ से स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस, तो 1/2 S² बाई y, तो 1/2 S² बाई y, तो ये वाला टी वाला ऑप्शन आपको मिल गया। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 2 वायर्स आर द मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, हाउएवर द वायर 1 हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड वायर 2 हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। If the length of wire 1 increased by delta x applying a force F, how much force is needed to the stretch the wire by the same amount? Correct, 2 wires are made by the same material, young modulus मतलब उनका same है, and have the same volume, volume भी same है। So however the wire 1 is the cross sectional area A and wire 2 has a cross sectional area 3A. If the length of the wire is 1 increased by delta x applying a force F, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसका वायर 1 ऐसा कर लेते हैं और दूसरा वायर 2 ऐसा बना लेते हैं।
इनका एरिया A है, इनका एरिया 3A है, यही है ना बच्चों इसमें। और इसमें फोर्स कह रहा है कि F दे रहा है। अब इसमें कितना फोर्स दें कि सेम अमाउंट से स्ट्रेच करे, स्ट्रेच बाई सेम अमाउंट। तो ऐसा कर लेते हैं कि तो स्ट्रेच वाले के लिए अगर लेकर आए कि डेल्टा L का जो वैल्यू होगा 1 में वो कितना होगा, F बाई A इंटू लेंथ L। सेम वॉल्यूम बोला है, ठीक है, तो 1 कर लेते हैं, A1 कर लेते हैं अपॉन यंग मॉडुलस, यही होगा, डेल्टा L उधर से उधर जाएगा। तो उसमें कह रहे हैं कि सेम फोर्स सी का तो चक्कर है F1, तो ये बात तो ऐसा होगा, डेल्टा L1 हमें चाहिए उन दोनों में, और कह रहे कि बाई द सेम स्ट्रेच हो। तो अगर डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 होगा तो कहानी कैसा होगा, कुछ F2 L2 A2 इंटू यंग मॉडुलस, और दोनों जब आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों तो निकल जाएंगे। F1 का वैल्यू F है, L1 पता करना है, A1 A है, और F2 का वैल्यू पता करना है इंटू L2, और यहाँ पर 3A है, तो A से A तो गया, तो यहाँ से F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू F, और वो 3 भी इधर आएगा तो 3F हो जाएगा, और उसमें L1 बाई L2, तो L1 बाई L2 ऐसे रख लीजिए। अब हमें चाहिए L1 बाई L2 का वैल्यू, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो एरिया इंटू लेंथ L1, यहाँ से इसका L1 है और ये वाला L2 है, तो इफ वॉल्यूम इज सेम तो वॉल्यूम पहले वाले का कितना हो जाएगा, A इंटू L1 और 3A इंटू L2, तो L1 बाई L2 का वैल्यू कुछ 3 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 3F इंटू 3 तो कितना आ गया, 9F। तो अगर इस तरह से अगर कुछ करेंगे कि सेम स्ट्रेच हो तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, 9F। तो ये बात समझ में आया क्या, समझ में आया तो लिख सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पेंडुलम इज मेड ऑफ द यूनिफॉर्म वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैज अ टाइम पीरियड T. When the additional mass m is added to its bob, the time period is changes to Tm. If the Young modulus of the material m of the wire is y, then 1 by y is का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले तो एक अपने लिए पेंडुलम बना लेते हैं जिसका लेंथ L हो इस तरह का, लेंथ L है, तो इसमें इसका जो टाइम पीरियड होगा बच्चों T इज 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यही होगा। और दूसरे में एक एडिशनल मास m और ऐड कर देता है, तो उसके चलते कुछ एलोंगनेट हो रहा है, ये कैपिटल M ये वाला इसमें ऐड कर दिया, तो ये स्ट्रेच करेगा ना, तो यहाँ से डेल्टा L कुछ किया होगा, तो उसमें TB से कर रहा है, TM से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L प्लस डेल्टा L ओवर जी, यही होगा। तो इसमें अगर हम तो अगर यंग मॉडुलस को अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है कि कितना फोर्स लग रहा है अलग से mg, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A है, यही है, और यहाँ से उसका लेंथ कुछ होगा पता नहीं, L कर लेते हैं, L माने भी हैं, और यहाँ से डेल्टा L, तो डेल्टा L बाई L का वैल्यू आए तो हमारा काम बन सकता है। और हमसे पूछा क्या गया है 1 बाई यंग मॉडुलस, तो इस तरह का, तो A बाई mg
और डेल्टा एल ओवर एल इसी का वैल्यू लाकर एज इट इज़ इंसर्ट करना है। तो अब खोज में चलें, डेल्टा एल तो वहीं मिलेंगे हमें, तो इन दोनों को अगर डिवाइड भी करें तो एम जी 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 और 2 पाई अपने घर चले जाएंगे। अब ये देखिए कि हमें डिवाइड कैसा चाहिए, मतलब कि एल अपॉन डेल्टा एल करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो टी एम ओवर टी इक्वल टू जब इसको करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा क्या, एल प्लस डेल्टा एल ओवर एल, इन दोनों को स्क्वायर करिए तो 1 अपॉन डेल्टा एल। तो ठीक है, स्क्वायर से माइनस करेंगे तो डेल्टा एल बाई एल का जो रेडीमेड वैल्यू चाहिए वो यहाँ पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से इसमें देखिए टी एम ओवर टी का अगर स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर हो गया, और एल प्लस डेल्टा एल तो यहाँ से 1 प्लस डेल्टा एल ओवर एल आ गया। तो इसमें डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू अगर यहाँ पर रखा जाए तो मिल जाएगा, तो ए बाई एम जी टी एम स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। तो ए बाई एम जी पहला वाला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, टी एम बाई टी माइनस 1 ए बाई एम जी। तो ये आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा ए पार्ट का। समझ में आया? समझ में आया तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ये भी कमाल का क्वेश्चन है। इसमें क्या करा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रैक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय दिस। बेसिकली ये u है, u इज फंक्शन ऑफ x, सो वेयर a and b is the constant, the distance between the atoms if the dissociation energy of the molecules is this। ऐसे इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, क्योंकि मॉलिकुलर लेवल पर हो रहा है इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें रखा हुआ है, नहीं तो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी इसमें जा सकता है। तो खैर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या जानते थे कि इसमें कि जो इसमें फोर्स लगेगा F इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है उसमें, तो इसमें उस समय इसका वैल्यू शून्य होता है, मतलब कि u का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उसमें कुछ ऐसा वर्ड एक लगा होता है कि u का वैल्यू x टू इन्फिनिटी पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो होगा। तो जीरो होगा तो क्या होगा, तो इसमें हमें डी यू बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर u का जो वैल्यू है a x रेज टू द पावर 12 माइनस b x रेज टू द पावर 6। तो इसको अगर माइनस जो डेफिनेशन होता है f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो x रेज टू द पावर 12 आगे की तरफ आ जाएंगे ऐसा माइनस में, तो माइनस 12 इंटू एक्स रेज टू द पावर 13 यही होगा। b वाले के लिए b माइनस 6 माइनस 12 ऐसा मत सोच लीजिएगा, एक पावर कम होगा तो 7 होगा, और इसका वैल्यू कुछ जीरो। तो x रेज टू द पावर 6 को, तो x रेज टू द पावर 7 को पहले कॉमन जाकर बोल दीजिए, और नेगेटिव फिर से वापस सेटल कर देगा इनको, तो नेगेटिव एज इट इज मेंटेन रहेगा। 12 को भी भेज दिया तो 2a ओवर x रेज टू द पावर 6 इक्वल टू b। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा 2a बाई बी रेज टू द पावर 1/6, इस तरह का मिला x का वैल्यू। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला होगा। वैसे भी x का अगर वैल्यू इन्फिनिटी है, अब जानते हैं x टेंड टू इन्फिनिटी अगर होगा तो 1/x टेंड टू किधर होगा, जीरो। तो वहाँ से जो u ऑफ इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू तो जीरो आ गया बच्चों, ठीक। और ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो इससे वो मैक्सिमम रहा होगा तभी तो जीरो है। तो इसका वैल्यू पुट कर दें इसमें, जो एक्सप्रेशन था हमारा u में, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 2a बाई बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका पावर 12 है, x का वैल्यू 2a बाई बी रेज टू द पावर 1/6 है, इसका पावर अगर 12 करेंगे तो 2a बाई बी का स्क्वायर होगा। तो वहाँ से कितना आएगा 4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ऊपर गया a 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और x रेज टू द पावर 6 करेंगे तो एज इट इज मिल जाएगा b अपॉन 2a बाई बी। तो यहाँ से हो गया बी स्क्वायर, ए से तब भी कैंसिल होगा, तो बी स्क्वायर ओवर 4a माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a, तो 1/4
इसको हटा देते हैं, 0 ऐसा कर देते हैं। तो 1/4 माइनस हाफ करेंगे तो -1/4 होगा, तो माइनस b² ओवर 4a आ गया ऐसा। तो इसका वैल्यू अगर निगेटिव, अब उसमें माइनस ऑफ दिस इसका वैल्यू रखेंगे, 0 माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस, तो b²/4a आ जाएगा। तो वो पूछ रहा था कि डिस्टेंस उसका डिसोसिएशन एनर्जी या क्या होगा, तो b²/4a ही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 है और वहाँ से माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b²/4a, तो वही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ये कह रहा है कि मैन ग्रोज इनटू द जाइंट सच दैट हिज लीनियर डायमेंशन आर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। Assume that the density remains same, the stress of leg will be the change by of the factor of। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि assuming that the his densities remain same, तो density remain same बोल रहा है, so man grown, ठीक है। तो यंग मॉडुलस को लेकर आते हैं और फोर्स मतलब mg होगा जितना भी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेंथ L है और दूसरा डेल्टा L ऐसा होगा। तो हमसे क्या मांगा है, स्ट्रेस खाली मांगा है ना, तो इसको तो हटा देते हैं। यंग मॉडुलस का फिर तो रोल भी नहीं है फिर, तो हम यहाँ से ऐसा कह लेते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो स्ट्रेस का mg ऐसा बाई एरिया, तो इसमें अगर डायमेंशनली देखेंगे तो L² होगा, मतलब πr² समथिंग, और मास इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट है, तो डेंसिटी वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, L3/L²। तो L से केवल L बचेगा। तो स्ट्रेस अगर मतलब अगर लीनियर डायमेंशन अगर मतलब यहाँ से कहने का मतलब कि F इक्वल टू इन दिस में L के बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर L के डायरेक्टली है तो 9 फैक्टर से बढ़ रहा है, तो वो भी 9 फैक्टर से ऐसा इंक्रीज होगा। तो उसका आंसर ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्मली टैपरिंग अ कॉनिकल वायर ऑफ मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द यंग मॉडुलस y and has a normal unextended length L, the radii at the upper and the lower end of this conical wire have equal to r and 3r respectively. The upper end of the wire is fixed, a rigid support, and mass m is suspended from the lower end. M is suspended from the lower end. The equilibrium extended length of this wire would be। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये कॉनिकल टाइप में वो है और यहाँ से ऐसा कुछ है, इस तरह का ऐसा वायर है। इस तरह का वायर है बच्चों, तो जिसका अगर आप सेंटर देखें तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। शेप ले लेते हैं इस तरह का ऐसा, क्योंकि उसका रेडियस उसमें क्या बोल रखा है, यहाँ से यहाँ तक r है और ये वाला 3r है, तो 2r हो गया, ये अगर r है तो ठीक। और उसका लेंथ उसमें कुछ L दे रखा है, L दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम ऐसा सोचें कि एक इन जनरल यहाँ से ऐसा हो रहा होगा जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो यहाँ से यहाँ तक तो r है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, है ना, क्योंकि अगर इसका रेडियस पूरा r अगर लेते हैं ठीक। अब उसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का x, तो नीचे कितना हो जाएगा L माइनस एक्स ऐसा।
तो सबसे पहले तो हम उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो रिलेशन है वो लेकर आ जाएं। अगर आप इसी को अगर वर्टिकल एंगल इसको अगर थीटा कर लेते हैं तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर अपॉन एक्स, और यहाँ से इसको देखेंगे तो 2r बाई एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3r है, आर है तो 2r हुआ, तो सेम उस पर एंगल बन रहा होगा, तो 2r बाई एल। तो x का जो वैल्यू देखेंगे वो कितना हो जाएगा, l का जो तो उसमें हम x का वैल्यू लेकर आ जाते हैं इन द टर्म ऑफ दिस, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि कुछ बच जाऊं या हो जाए काम ऐसा, तो l को इधर कर लीजिए और r बाई 2r हाँ, एल आर माइनस आर, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहा हूँ उसको, देखिए। तो यहाँ से इसमें ऐसा कर लेते हैं कि एल आर माइनस आर अपॉन 2r इंटू एक्स, इस तरह का ये मिल जाएगा। तो l बाई 2r को बाहर ही रख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो चलिए आ गया x का वैल्यू। अब हमें जो तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो एलोंगनेशन एक लेयर और बना दें, जो x है तो छोटा सा पार्ट एक कितना हो जाएगा dx, है ना। तो उस l माइनस एक्स के चलते उसमें अगर देखें एलोंगनेशन सपोज dx हुआ हो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नोटिफिकेशन बंद कर दिया जाए जरा, हाँ। इसमें अगर l माइनस मतलब कि x अगर बिलो है उसके नीचे, तो उसमें एक काम और कर सकते हैं कि हमें जो x के लिए अगर देखना है, मतलब कि वेट इसका जितना भी होगा, इसका मास कितना दे रखा है m, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ इनटू x टाइम्स, तो मास ऑफ x पार्ट भी कितना आ जाएगा m बाई l, और उसमें से x का मल्टीप्लाई कर दें तो उतने पार्ट का मास आ जाएगा। तो बेसिकली हमें लिखना जो है, मतलब कि जो dx पार्ट आ रहा होगा उसमें, तो जैसे कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेस कितना लग रहा होगा किसके चलते, ये इसको अगर m का मास अगर g कर दे तो यही हमारा फोर्स हो जाएगा, F इज इक्वल टू इंटू जी। तो जो हम लिख पाएंगे dx का वैल्यू वो कुछ कैसा होगा, m बाई एल इंटू एक्स, जी को एक तरफ कर लीजिए ऐसा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अच्छा, वो m उससे सस्पेंड ऑन वेट के चलते नहीं करना है कि m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर वन, ठीक है, तब तो बदल गया सब कुछ इसका। तो mg केवल लेंगे, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा था कि इसमें m हैंग है तो उसके वेट के चलते नहीं है, तो इस f को अभी तो हटा ही दिया जाए। तो बेसिकली मुझे लगा कि उसके वेट के चलते हैंग कर रहा है, उसके चलते है। तो y इज इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, mg इंटू, और जो r इसीलिए लिया गया था उसमें पाई स्मॉल r, और जो स्ट्रेस हो गया अपॉन स्ट्रेन, तो उसमें लेंथ उसका कुछ dl होगा लेंथ के लिए, क्योंकि उतने पार्ट के लिए हम देख रहे हैं ना।
पूरा एल होगा तो वहाँ से वहाँ तक डी एल अपॉन उसमें कितना आया था ओवर डी एक्स। ठीक, तो टोटल लेंथ उसका अगर होगा तो इसमें एक काम एक ऐसा कर सकते हैं कि आर स्क्वायर है तो वहाँ से हमें स्मॉल आर को हटाना होगा, ना कि एक्स को हटाना होगा, उससे कोई कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा हमें। तो हम ऐसा करते हैं कि ये इस पार्ट को, क्योंकि मेरा जम्पसन था कि उस वेट के चलते हो रहा है, वो एम के चलते हो रहा है ऐसा, तो इसको भी हटाना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इस वैल्यू को लेकर आते हैं 2RL माइनस प्लस आर, तो आर इक्वल टू 2x बाई एल हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये x इधर गया तो 2x r बाई एल होगा, तो 2x बाई एल को तो लिख ही लें, और जब एक इधर गया तो माइनस से प्लस आर हुआ तो +1 करके r को भी लेकर आ जाए ऐसा। तो r का वैल्यू इधर होगा क्या, तो इसमें अगले पेज पे लिख देते हैं क्योंकि ये स्पेस नहीं मिलेगा। ये dx जाएगा ऊपर, dl जाएगा इधर, r के जगह पे इसको लिख ले जाएंगे और x उसमें आएगा और फिर इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे में एलोंगनेशन मिल जाएगा। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका कि मास mg पाई आर स्क्वायर dl ओवर dx, क्योंकि स्ट्रेन जो होगा वो आपका वो dx पार्ट में कितना है तो छोटा सा dl होगा कुछ, तो छोटे से dx पार्ट में कितना होगा तो पूरे में कितना होगा, वहीं से इंटीग्रेट करके मिलेगा। तो यंग मॉडुलस फिर से एक बार लिख लेते हैं, यंग मॉडुलस इक्वल टू mg ओवर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे dx हो गया और ये dl हो गया था, तो dl इक्वल टू mg, पाई को तो पाई रख दीजिए और r का वैल्यू कितना था बच्चों, कैपिटल R इंटू 2x बाई एल इंटू 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी होगा। तो बेसिकली dl इक्वल टू mg, कैपिटल mg है, पाई आर स्क्वायर ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ dx 2xl प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 0 टू l करना है, इसको भी 0 टू l करना है, तो टोटल इसमें से आ जाएगा एलोंगनेशन, डेल्टा l कह लीजिए इसको आप यहाँ पर। तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते होंगे, -1/x, ये कुछ वैसा ही है, लीनियर एक्स है इसके अंदर, और जो कोफिशिएंट है एक्स का 2/l से वो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा कि आपके पास डेल्टा l इक्वल टू mg ओवर पाई आर स्क्वायर ऐसा, और इंटीग्रेशन में -1 ओवर 2xl प्लस 1 0 टू l ऐसा। तो l का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से तो mg ओवर पाई आर स्क्वायर, l का वैल्यू पुट करेंगे तो l कैंसिल हुआ, तो यहाँ से -1/3 हो गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस 1/3 2/3, तो 2/3 mg पाई आर स्क्वायर, ये डेल्टा l का वैल्यू होगा। तो पूछ रहा है कि कितना उसका स्ट्रेच होकर आएगा, लेंथ ही पूछा था ना कि द इक्विलिब्रियम एक्सटेंडेड लेंथ द वायर वुड बी इक्वल टू, तो उसमें एक l और ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर उधर वेट कर रहा होगा। तो बेसिकली डेल्टा l का वैल्यू कितना है, l माइनस ओरिजिनल लेंथ l, l डैश माइनस l, तो माइनस l उधर जाके प्लस l हो जाएगा, 2/3 mg ओवर पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा, यंग मॉडुलस को तो हमने भूल ही गए, कहाँ छूट गया यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस भी इसमें हर जगह पर आएगा, तो यहाँ पर भी आपका यंग मॉडुलस आएगा, जहाँ भी होगा यंग मॉडुलस को डाल लीजिएगा, तो यंग मॉडुलस फाइनल में भी रिफ्लेक्ट करेगा आंसर में। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा l प्लस समथिंग, तो ऐसा होगा। तो समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट,
इसमें कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द बल्क मॉडुलस के इज सराउंडेड बाय द लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. A massless piston of the area A float on the surface of a liquid covering the entire cross section of the cylinder container. ठीक है, तो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे ऐसे फ्लोट कर रहा है, इस तरह का है. A solid sphere of radius r is made of the soft material of the bulk modulus K surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston float on the surface of the liquid covering the entire cross section cylindrical container. When the mass m is the placed on the surface, the piston, इस पे इसका मास m अगर पुट कर रहा है तो उसके चलते पूछ रहा है कि surface of the piston compress the liquid, the fractional discrement in the radius of the sphere. मतलब कि डेल्टा आर बाई आर या डी आर बाई आर में क्या चेंज होगा. शायद ये ऐसा बताया था आपको, कल ही बताया था. स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, तो खैर उससे हमें नहीं करना, मतलब कि आगे आ गया, फिर से कर देंगे. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है शायद जेई एडवांस का, तो इसीलिए उसको ले लिया. लैंग्वेज थोड़ा लग रहा अलग है, लेकिन बताया था ज़रूर. तो वॉल्यूम इक्वल टू बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसमें डेल्टा वी ओवर वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा 3 डेल्टा आर ओवर आर. ये तो हमने देखा था कल ये चीज़, बाकी का तो फिर हो गया. तो बल्क मॉडुलस के दे रखा है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर बाई वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट डेल्टा वी ओवर वी. तो के पी डेल्टा वी ओवर वी के जगह पे 3 डेल्टा आर ओवर आर लिख सकते हैं क्या. ठीक है, तो इस डेल्टा आर बाई आर को उधर भेज दीजिए, या उसको डी आर बाई आर लिख लीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको. डी आर ओवर आर इस पी ओवर 3 के. सो डी आर ओवर आर इस पी फोर्स बाई एरिया 3, ये के हो जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है. और फोर्स कितना लगा था, इसके चलते जो मास से पुट किया ना उस पर, तो एम जी ए नीचे की तरफ लगाएगा, तो फोर्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एम जी. तो एम जी बाई 3 AK. तो ऐसा कुछ होगा. तो ये बात समझ में आया आपको. आया तो इसको लिख लीजिए. करेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इंक्रीज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन. तो हुक्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, स्ट्रेस बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और जब यहाँ से हम इसको बोलते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट टाइप ऑफ कोई चीज़, तो इसका रेशियो क्या होगा, वही यंग मॉडुलस होता है, तो कांस्टेंट ही होगा. तो इसीलिए रिमेन्स कांस्टेंट ऐसा आएगा जिसका रेशियो होगा. ठीक है, इसमें क्या करें कि थिक कॉपर वायर ऑफ डेंसिटी 1.5 एंड यंग मॉडुलस इज दिस 8 मीटर इन लेंथ. व्हेन द हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू द ओन वेट के चलते. तो इसमें क्या होगा, तो इसका देखो इंटीग्रेशन वगैरह में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा. तो सबसे बढ़िया क्या करिए कि सेंटर ऑफ मास से कर दीजिए. इसका लेंथ L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 से अगर देखते हैं तो यंग मॉडुलस इक्वल टू कितना होता है, इज फोर्स F A, लेंथ का वैल्यू L/2 हो गया, और डेल्टा L. तो डेल्टा L उसके वेट के चलते ही, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, उसी के मास के चलते, कोई फोर्स लगाया नहीं है, तो उसका मास सेंटर ऑफ मास पे उसमें mg होगा क्या, ऐसा. तो डेल्टा M इक्वल टू mg A इंटू L 1/2 को और इधर भेज दीजिए, और यंग मॉडुलस ऐसा कुछ होगा. तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. तो 1/2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना. तो और जी तो है ही है, इंटू L है अपॉन AY है.
तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज यहाँ से यहाँ ए है और उसका एल है ही है, तो 1/2 रो वॉल्यूम के जगह पे लेंथ इंटू एरिया इंटू जी इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, तो ए से कैंसिल हो गया, तो 1/2 रो एल स्क्वायर जी अपॉन यंग मॉडुलस ऐसा। तो ये उसमें इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह डेंसिटी के लिए कुछ उसमें उसका वैल्यू कितना है 10⁶। तो 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ लेंथ का वैल्यू है 8 मीटर, तो 64 हो जाएगा, और जी का वैल्यू 10 और ले लीजिएगा, तो 10 लेंगे तो ये डॉट यहाँ से हट जाएगा, मतलब जी का वैल्यू पुट करेंगे, और यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁶। तो ये 5 त्रिज्या हो गए और यहाँ से 28 हो गया, तो नहीं 32 हो गया ना, 32 त्रिज्या 96, तो 96 वाले में सब 96 ही हैं, जीरोस देख लेते हैं, और तो -3, तो 96 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो ये तो आज का डिस्कशन था। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ करेंगे, बचा हुआ क्वेश्चन है तो देखते हैं हम कराऊंगा, या तो नया चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नए चैप्टर को मिस मत करिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो मैं मानता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी आपको प्रैक्टिस करवाया, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस थे जेईई एडवांस के थे उसको करवाया। तो अब जाकर आप अपना प्रीवियस ईयर या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके जो हैं वहाँ पर आपको मिलता है, तो उसको आप उसको करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।